हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस एनसीईआरटी सीरीज में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरे चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो मैंने क्या किया है, अपने चैनल पर क्या है अपलोड कर दिया है। तो वहां पर जाकर सबसे पहले क्या करिएगा, उस वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, जहां पर हम लोगों ने आर्थिक प्रणाली के बारे में बात किया है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया है। अर्थव्यवस्था के जितने प्रकार होते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और उसका जो समय है 1950 से लेकर 1990 तक का है। ठीक है, और हमारा जो विषय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि क्लास 11 का है। क्लास 11 में क्या है, ये पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां से क्या है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में याद रखना, पार्ट 1 में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज हम लोगों का जो लेक्चर रहने वाला है इस चैप्टर का, ये पार्ट 2 रहने वाला है। ये पार्ट 2 रहने वाला है, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में आर्थिक नियोजन, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। जहां पर हम लोग क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, योजना आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और नीति आयोग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफी लंबा है। इसको क्या है, यहां से बहुत सारे क्या है, मैंने बताया कि प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है करीबन क्या होगा, 3 पार्ट में क्या होगा, ये खत्म मैं करूंगा। ठीक है, पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोगों का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 में हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में समझेंगे, और उसके साथ साथ क्या है, हम लोग पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, अवधि जो रहेगी, अवधि याद रखना, 1950 से लेकर 1990 के बीच हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है हेडिंग क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन, जैसा कि मैंने बताया इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो लिखा हुआ है कि भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का मेन उद्देश्य क्या है, भारत में संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करना है, ताकि क्या हो, आर्थिक विकास को गति मिल सके, हमारे देश को क्या हो, ठीक है, बहुत तेजी से क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गति मिल सके, उसके साथ साथ सभी के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इसीलिए क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन किया गया। इसके बाद भारत में नियोजन के इतिहास और वर्तमान व्यवस्था को हम कुछ मुख्य बिंदुओं से क्या करेंगे, अब समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योजना आयोग पढ़ेंगे और नीति आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृष्ठभूमि और शुरुआत, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कैसे हुई, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भारत में नियोजन की अवधारणा सोवियत संघ यूएसएसआर से प्रेरित है। याद रखना, भारत में जो नियोजन की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो कहां से लिया गया है, ठीक है, तो याद रखना सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई हैं, सोवियत संघ से ली गई हैं, याद रखेंगे। आज इसको क्या है, वर्तमान में हम लोग रशिया बोलते हैं, क्योंकि सोवियत संघ क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है टुकड़ों में बढ़ गया है। आज क्या है, वहीं से हम लोगों ने क्या है, ये आर्थिक नियोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। फिर हम लोग अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद देश की गरीबी को और पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक व्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता थी। इसी कारण भारत में क्या हुआ, आर्थिक नियोजन करना पड़ा, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी। तो वो जो संस्था बनी उसका नाम था योजना आयोग। उसका नाम क्या था, योजना आयोग था। याद रखेंगे, योजना आयोग। तो हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, हमारे देश में योजना आयोग की स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और पहले जो उपाध्यक्ष बने वो गुलजारी लाल नंदा बने। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो भारत में आर्थिक नियोजन करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, भारत का आर्थिक रूप से विकास करने के लिए, सभी के पास सामाजिक न्याय
अच्छे तरीके से पहुंचे। इस कारण क्या हुआ, भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग लाया गया। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग लाया गया। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग किया किसने, ये योजना आयोग ने किया। योजना आयोग ने हमारे देश में कम से कम 12 पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया और भारत को क्या हुआ, विकास की ओर क्या हुआ, काफी तेजी से आगे बढ़ाया। फिर बात करें 2013 में तो योजना आयोग को क्या किया गया, बंद कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग योजना आयोग के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब योजना आयोग करता क्या है। ठीक है, योजना आयोग करता क्या है, मैंने आपको बताया कि 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 में क्या हो गई, इसकी स्थापना हो गई और इसके अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब योजना आयोग के काम क्या है, देश में जितने भी संसाधन है उनका आकलन करना, यानी पता लगाना कि भारत में कितने प्रकार के रिसोर्सेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने भारत का विकास कर सकते हैं। तो पहला काम ये था योजना आयोग का। दूसरा, इन संसाधनों को अच्छे तरीके से उपयोग करना और उसके साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, यानी 5 ईयर प्लानिंग करना। तो ये योजना आयोग का काम था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, भारत में जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है या जिन चीजों में सबसे ज्यादा क्या है, पैसा खर्च करना है, जिन चीजों का सबसे ज्यादा विकास करना है तो उनका निर्धारण करना और उसके साथ साथ योजनाओं के लिए संसाधनों का उचित तरीके से आवंटन करना, अच्छे तरीके से एलोकेशन करना रिसोर्सेज का, ये क्या था, योजना आयोग का कार्य था। इसके बाद योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनीकरण का निर्धारण करना, यानी योजनाएं अच्छे तरीके से क्या है, हाँ, धरातल पर उतर सकें, अच्छे तकनीकों का इस्तेमाल करना, अच्छे मेथड का इस्तेमाल करना, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाना, उसके बारे में सोचना, ये सब योजना आयोग का कार्य था। योजनाओं की प्रगति अवधि का मूल्यांकन करना, हाँ, योजनाएं जब धरातल पर उतर गई हैं तो उसके क्या है, प्रगति का मूल्यांकन करना, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। समझ में आया सभी को, यहां तक चीजें आपको समझ में आई, एक बार क्लास शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे और जानते हैं योजना आयोग क्या था। भारत सरकार की एक संस्था है। कैसी संस्था है, तो याद रखना, गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जिसका संविधान में कहीं भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका प्रमुख कार्य मैंने बताया पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, संसाधनों का आवंटन करना है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यानी कैबिनेट द्वारा, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई। याद रखेंगे, इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, यानी भंग कर दिया गया और इसके जगह पर एक थिंक टैंक के रूप में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसका गठन हुआ और नीति आयोग भारत सरकार का क्या है, एक थिंक टैंक के रूप में काम करने लगा और वर्तमान में क्या है, नीति आयोग अच्छे तरीके से क्या है, काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अब पंचवर्षीय योजनाएं क्यों चलाई गई, इसके पीछे भी रीजन है। इसको पंचवर्षीय योजना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए चलाई गई। ठीक है, 5 वर्ष की चलाई गई, तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए सरकार विकास कार्यों को तय करने के लिए या तय सीमा में पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से कुछ योजना तैयार करती थी, जिसमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, इन योजनाओं के 5 वर्ष के लिए होने का जो कारण था, इसी कारण इनको पंचवर्षीय योजनाएं बोला गया। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए योजनाएं चलाई जाती थी सरकार के द्वारा और इन 5 वर्षों में क्या है, किसी एक क्षेत्र का क्या है, डेवलपमेंट का काम किया जाता था। जैसे आप लोगों को पता होगा, जब पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई, ठीक है, जब पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई तो उसका मुख्य जो क्या है, बल था, वो किस क्षेत्र पे था, कृषि क्षेत्र पे था, आपको पता ही होगा। तो 5 वर्ष के लिए योजनाएं चलाई जाती थी और इन योजनाओं का पूरा निर्माण कौन करता था, योजना आयोग करता था। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था, भारत में योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं क्यों चलाई। इसके मुख्य लक्ष्य थे ग्रोथ यानी समृद्धि करना, भारत का तेजी से ग्रोथ करना, इसके बाद आधुनिकीकरण, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, लाना,
उसके बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत में समानता लाना, यानी अमीर और गरीब के खाई को क्या करना, कम करना। इसी कारण भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य या आप लक्ष्य मानेंगे ये 4 चीजें थी। ठीक है, अब एक एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समृद्धि को समझते हैं। ठीक है, समृद्धि होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे देश के समृद्धि के बारे में, देश के समृद्धि के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, देश में वस्तुओं, याद रखना, देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, समृद्धि कहलाता है, यानी ग्रोथ कहलाता है। यानी जब देश में क्या है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो हम मान के चलते हैं कि क्या है, देश में ग्रोथ हो रहा है, यानी देश में समृद्धि हो रही है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो इस समृद्धि को कैसे हम पता लगाते हैं, तो आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक जो सूचक होता है वो हमारे देश का जीडीपी होता है, या किसी भी देश का जीडीपी होता है, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी देश का क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रहा है, तो समझ जाना कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हम लोग क्या है, बहुत तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अंतर होता है। ठीक है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वो क्या आपको बताता है कि आपके देश में उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक विस्तृत अवधारणा है, जिसके अंदर क्या है, आर्थिक समृद्धि को भी शामिल किया जाता है और भी बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब कुछ को क्या है, शामिल किया जाता है। तो फिलहाल हम लोगों को अभी समझना है क्या, समृद्धि समझना है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि समझना है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ या समृद्धि कहलाता है। ठीक है, इस समृद्धि का पता हम कैसे लगाते हैं, अपने देश में सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक वर्ष की अवधि में देश के सीमा में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, अगर हम उनके बाजार मूल्य को या अंतिम मूल्य को जोड़ दें तो मेरा जीडीपी आ जाता है। ठीक है, जीडीपी का मतलब ही होता है कि एक वर्ष के दौरान तुम्हारे देश के घरेलू सीमा में जितने भी प्रकार के वस्तु और सेवा बनते हैं, उनके अगर हम बाजार मूल्य या अंतिम मूल्य को हम क्या करें, जोड़ दें, तो मेरा क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है। जिस देश की जीडीपी जितना ज्यादा होता है, उस देश का समृद्धि या आर्थिक समृद्धि उतना ज्यादा माना जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अब हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका है, देखिए हमारे देश में क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है। तीनों सेक्टर में क्या होता है, कुछ न कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। जब इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़ देते हैं तो मेरा जीडीपी आ जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र आपको पता ही होगा, कृषि क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो ये समझ आना, समृद्धि समझ में आया, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ही समृद्धि कहलाता है। अब दूसरा, ठीक है, अगर हम आगे बात करें, यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो उन्हें क्या करना होगा, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना होगा, तेजी से उत्पादन बढ़ाना होगा। सही बात है। ठीक है, आगे बात करें, कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है और कुछ देशों में क्या है, सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश देखोगे जहां पर क्या है, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो समृद्धि में ज्यादा होता है या जीडीपी में ज्यादा होता है, और किसी देश में देखोगे आप सेवा क्षेत्र का। जैसे भारत में जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र काम करता है। सेवा क्षेत्र में आप लोग जानते हो वो कोई वस्तु और सेवा का नहीं, अरे वस्तु का निर्माण नहीं करता बल्कि सेवाएं देता है। ठीक है, बैंक, परिवहन, बीमा, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो भारत में सेवा क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, लेकिन रोजगार में सर्वाधिक योगदान देने का कार्य आज भी क्या है, कृषि क्षेत्र करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला जो क्षेत्र है वो आपका सर्विस सेक्टर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में सर्विस सेक्टर क्या है, हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ में सबसे ज्यादा क्या है, कंट्रीब्यूशन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करते हैं अब आधुनिकीकरण। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, इन्हीं सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई ना। तो आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है,
उत्पादन के नई नई तकनीकों का या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है। यानी भारत में अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, नई मशीनों का इस्तेमाल करना होगा, तभी हमारे देश में क्या होगा, आधुनिकीकरण आएगा और हमारा देश क्या होगा, एक नया देश बनेगा, एक नया भारत बनेगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए आज के समय में क्या हो रहा है, जो किसान है, ठीक है, किसान है वो पुराने बीजों के स्थान पर क्या है, नए किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम आधुनिकीकरण बोल सकते हैं। पहले क्या है, किसान हल से क्या करता था, खेती करता था, आज ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, तो ये आधुनिकीकरण के उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकता है। ठीक है, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है। एक लाइन में अगर आंसर मानोगे तो यही आप लिख सकते हो। ठीक है, आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, नए टेक्नोलॉजी को क्या करना, अपनाना, आत्मसात करना, क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है, मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। ये भी जरूरी था, पंचवर्षीय योजनाओं ने, ठीक है, इसको भी काफी तरीके से पूरा किया। आगे बात करते हैं, अब आगे कुछ चीजों की और बात कर लेते हैं। अब आधुनिकीकरण का केवल मतलब ये नहीं होता कि केवल हम टेक्नोलॉजी का यानी नए नए मशीनों का उपयोग करने चालू कर दे तो हमारा क्या होगा, आधुनिकीकरण आ जाएगा। और भी कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आधुनिकीकरण का उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। ठीक है, हमारे देश के जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाना भी क्या है, आधुनिकीकरण का एक अच्छा खासा क्या है, उदाहरण है। ठीक है, जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं के अधिकार क्या होने चाहिए, पुरुषों के समान होने चाहिए, ये भी क्या है, आधुनिकीकरण है। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारे देश में महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिलता था, उतना छूट नहीं मिलता था। ठीक है, घर में ही उनको क्या है, बंद करके रखा जाता था, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज क्या है, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, महिलाएं क्या है, पुरुषों से कंधा मिलाकर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो ये भी क्या है, आधुनिकीकरण का क्या है, एक रूप है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं को घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर क्या है, प्रयोग किया जा रहा है और अधिकांश ऐसे समाज तेजी से क्या हो रहे हैं, समृद्धशाली होते चले जा रहे हैं। तो ये भी आधुनिकीकरण का स्वरूप है। केवल नए नए मशीनों का, नए तकनीकों का इस्तेमाल करना ही आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि अपने सामाजिक, ठीक है, जो हमारा समाज है उसका सामाजिक दृष्टिकोण बदलना भी क्या है, आधुनिकीकरण का क्या है, उदाहरण है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद लिखते हैं आत्मनिर्भरता। ठीक है, आज हमारे देश में बहुत तेजी से क्या है, आत्मनिर्भरता के बारे में क्या है, बात की जा रही है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी प्रथम 7 जो पंचवर्षीय योजनाओं थी, ठीक है, योजनाएं थी, उसमें आत्मनिर्भरता को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। जो भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, उसमें से 7 ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं थी जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना था। जिसका अर्थ क्या था, उन चीजों कि आयात से बचा जाए जिनका देश में उत्पादन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भरता। हमारे देश में जब 2020 में कोरोना आया तो कोरोना के समय भी क्या हुआ, हमारे देश के क्या है, जितने भी सरकारें थी, हाँ, हमारे देश के जितने भी क्या है, आर्थिक निर्णय लेने वाले क्या है, व्यक्ति थे, उन्होंने आत्मनिर्भरता पर क्या किया, ज्यादा फोकस किया, यानी ज्यादा ध्यान दिया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जिन चीजों का क्या है हम उत्पादन कर सकते हैं उसको हमें दूसरे देशों से मंगाना नहीं चाहिए। यही क्या है, आत्मनिर्भरता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता का मतलब ही होता है कि उन आयात वस्तुओं से हमें बचा जाए जिसका उत्पादन हम देश में कर सकते हैं। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर क्या है, निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। आज हमारा भारत क्या है, खाद्य के रूप में क्या है, ज्यादा निर्भर है। तो हम लोग क्या है, खाने के सामान में आत्मनिर्भर है, लेकिन अभी भी हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में और भी बहुत सारे क्या है, केमिकल्स में, ठीक है, इन सब में अभी भी पीछे हैं। अभी भी हमें क्या है, दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो कोशिश हर एक देश का रहता है कि वो देश क्या बने, आत्मनिर्भर बने। और पंचवर्षीय योजनाओं का भी क्या था, मुख्य उद्देश्य था भारत में आत्मनिर्भरता लाना। आगे बात कर लेते हैं समानता के साथ समृद्धि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में समानता भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ लोग क्या हो, अमीर से अमीर होते चले जाएं, या कुछ लोगों के पास क्या है, संसाधन भरपूर मात्रा में हो और कुछ लोगों के पास क्या हो, संसाधन की कमी हो, यानी वो गरीब हो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समानता लाना भी क्या है, बहुत ज्यादा हमारे देश में क्या है, जरूरी है। तो समानता का मतलब क्या होता है, केवल समृद्धि यानी ग्रोथ, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। केवल अगर आप ग्रोथ कर लें, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि कर लें, नए नए मशीनों का प्रयोग कर लें, नए तकनीकों का प्रयोग कर लें, आत्मनिर्भर बन जाए, ठीक है, तब भी ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन सुधर जाए। उसके साथ साथ समानता भी बहुत जरूरी है। उसके साथ समानता भी क्या है, बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी देश में अगर उच्च समृद्धि और विकसित
अत्याधुनिक क्या है प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी वहां के लिए क्या, वहां के जो लोग हैं गरीब रहते हैं, ये हम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहे, वो निर्धन वर्ग के लोगों तक भी पहुंचे। तो अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही पंचवर्षीय योजनाओं का क्या था, मुख्य उद्देश्य था कि भारत को क्या है समृद्धि लाया जाए भारत में, उसके बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारत में क्या है नए नए क्या है तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सके, और उसके साथ साथ क्या है भारत के समाज में क्या है समानता लाया जाए। ये सारे क्या था पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे, प्रत्येक भारतीय को भोजन मिले, अच्छा आवास मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी क्या हो पूरा हो। ठीक है, उसको वो प्राप्त करने में समर्थ हो, और इसके अलावा धन संपत्ति के वितरण में असमानताएं कम होनी चाहिए। ये सब क्या है, ये सब समानता के अंतर्गत आता है। तो यही पंचवर्षीय योजनाओं का क्या था हमारे देश में लाने का मुख्य क्या था उद्देश्य था। इसीलिए योजना आयोग ने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया, और उसका मुख्य फोकस क्या था, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जानते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, समृद्धि, और उसके साथ साथ क्या है आपका समानता। इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग योजना आयोग के बारे में समझेंगे, एक परिचय इसका जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या है मोटा मोटा पढ़ा है, अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि योजना आयोग क्या करता है। ठीक है, तो योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना और देश के संसाधनों का आकलन करना है। ये मैंने शुरू में भी बताया था। इसकी स्थापना याद रखना 15 मार्च 1950 को की गई थी। किसके सिफारिश पर, तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का क्या हुआ स्थापना हुआ, योजना आयोग का स्थापना हुआ, याद रखना। तो योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका मुख्य काम क्या है, हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और देश में जितने भी संसाधन है उनका सही तरीके से आकलन करना, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब। ठीक है, उसके बाद ठीक है केसी नियोगी की समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, इसका क्या हुआ स्थापना किया गया योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, याद रखना। आगे अगर हम बात करें इसके नेचर के बारे में बात करें तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना, और एक परामर्शदात्री निकाय भी है, याद रखना। ये क्या करती है, सरकार को समय समय पर परामर्श देने का भी काम करती है, और ये गैर संवैधानिक निकाय तो है ही। ठीक है, गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि इसका संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, समझ में आया। तो गैर संवैधानिक निकाय है और उसके साथ साथ परामर्श देने का भी क्या है काम करती है योजना आयोग। आगे अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होते थे, याद रखना। पहले जो इसके योजना आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम उपाध्यक्ष जब योजना आयोग बंद हुआ, ठीक है, जब योजना आयोग बंद हुआ या भंग हुआ तो अंतिम उपाध्यक्ष जो रहे थे वो मोटेंग सिंह अहूवालिया थे, याद रखना। यहां से प्रश्न बहुत तेजी से क्या है आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, नेहरू चाचा जी थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष पूछा गया है बहुत सारे पेपर में, मोटेंग सिंह अहूवालिया थे। ठीक है, मोटेंग सिंह अहूवालिया थे, इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब योजना आयोग का कार्य हम लोगों ने पढ़ा है, देश के संसाधन चाहे वो भौतिक संसाधन हो, पूंजीगत संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, उसका आकलन करना, पता लगाना, देश के विकास के लिए संतुलित अब प्रभावी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। इसके अलावा हमारे देश में प्राथमिकताओं का निर्धारण करना कि जो चीजें सबसे जरूरी है उसको पहले करना है। योजनाओं के चरणों को परिभाषित करना कि योजनाएं किस प्रकार से भारत के में लागू होगी, भारत के धरातल पर उतरेगी, ये सब क्या योजना आयोग का काम होता था। आर्थिक विकास में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करना, ये योजना आयोग का कार्य था। आगे अगर हम बात करें तो इसके साथ एक और संस्था है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं अब क्या है भंग हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो योजना आयोग द्वारा बनाई गई जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनकी जो अंतिम स्वीकृति देने का काम कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता था, याद रखना। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं क्या है अब बनाई जाती थी योजना आयोग द्वारा, उसकी अंतिम स्वीकृति कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद देता था, याद रखना। और जिसकी स्थापना ठीक है 6 अगस्त 1952 में हुई थी, 6 अगस्त 1952 में हुई थी, और योजना आयोग की
स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें, योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को समाप्त करने की घोषणा की गई और इसके जगह पर एक आयोग स्थापित किया गया जिसको बोला गया नीति आयोग। नीति आयोग बोला गया, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार क्लास शेयर करिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग, ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, 2014 में नहीं 2015 में इसकी स्थापना हुई, याद रखना, ठीक है। बात करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का अगर हम पूरा नाम बात करें, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का क्या है, नाम है। नीति आयोग का नाम याद रखना, इसको थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका जो मुख्यालय है याद रखना नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं इसकी प्रकृति। तो यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, याद रखना। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भी क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना। इसका भी संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, याद रखना। ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब ये जो है ये किस प्रकार से काम करता है? तो ये बॉटम टू अप अप्रोच पर काम करता है। यानी ये जितनी भी योजनाएं क्या करता है, बनाता है, उसको पहले धरातल पर लागू करता है, ठीक है, धरातल से लागू करता है, याद रखना, ठीक है। जबकि हमारी जो योजना आयोग थी वो अप टू बॉटम काम करती थी और ये बॉटम टू अप काम करता है, याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है? राज्यों की सक्रिय भागीदारी होती थी। योजना आयोग केवल क्या है? केंद्र सरकार की ओर से क्या है, जितनी भी प्रकार की योजनाएं वो बनाता था। लेकिन नीति आयोग का काम क्या है? राज्य सरकारों को क्या है, मिलाकर योजनाओं को निर्माण करना और उसको अच्छे तरीके से धरातल पर उतारना। ये आपका क्या है? नीति आयोग का काम है, ठीक है। इसीलिए क्या है, नीति आयोग अच्छे तरीके से इस वर्तमान में काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो हमारा नीति आयोग है एक सिद्धांत पर चलता है। उस सिद्धांत का नाम क्या है? सहकारी संघवाद का सिद्धांत। इस पर यह काम करता है। सहकारी संघवाद क्या होता है? ठीक है, जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाओं का निर्माण करें, ठीक है, देश में उसको लागू करें और फिर उन योजनाओं से क्या करें, देश का विकास करें, इसी को क्या बोला जाता है? सहकारी संघवाद, ठीक है। तो हमारा याद रखना नीति आयोग जो है वो आपके सहकारी संघवाद पर काम करता है। आगे बात करते हैं नीति आयोग के संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी है। और एक चीज याद रखना, नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक उपाध्यक्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक क्या है? उपाध्यक्ष भी होता है। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी है, ठीक है, सुमन बेरी है, याद रखना, ठीक है, सुमन बेरी है, ठीक है। पहले जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पंगड़िया, अरविंद पंगड़िया, याद रखना। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है उनका नाम क्या है? सुमन बेरी है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ भी हैं, मुख्य सलाहकार अधिकारी भी हैं। अब ये कैसे होते हैं? ये भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में कौन है? याद रखना, BVR सुब्रमण्यम क्या है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। कौन है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य सलाहकार या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये। आगे अगर हम बात करें तो इसका शासी परिषद होता है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। यानी नीति आयोग के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार के ही क्या है? मंत्री अधिकारी नहीं आते हैं, बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्या है? इसके सदस्य होते हैं और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके जो उपराज्यपाल हैं वो भी क्या है? इसके सदस्य होते हैं। ये क्या है? नीति आयोग की संरचना होती है, याद रखना। आगे अगर हम बात करें तो हमारे देश में वर्तमान में नीति आयोग काम क्या करता है? वर्तमान में नीति आयोग क्या करता है? जैसे आपको पता है कि योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, देश में जितने भी संसाधन है उसका आकलन करना, उसको अच्छे तरीके से प्रयोग करना। तो नीति आयोग क्या काम करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नीति निर्माण करना, उसके बाद कार्यक्रम डिजाइन करना, ठीक है, कार्यक्रम डिजाइन करना, ये क्या है? नीति आयोग का काम है। तो नीति आयोग देश के विकास के लिए क्या करता है? दीर्घकालिक नीतियां बनाता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, 15 से 20 साल के लिए, ठीक है। यह योजनाओं का खाका तैयार करता है और उनके प्रगति की निगरानी भी करता है ताकि कमियों को समय पर क्या कर सके? सुधारा जा सके, ठीक है। ये बड़े बड़े क्या है? पॉलिसीज बनाता है, लंबी योजनाओं पर काम करता है ताकि क्या हो? भारत का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। आगे अगर हम बात करें तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही समझाया, ठीक है। अब सहकारी संघवाद क्या होता है
इसको समझते हैं। ठीक है, नीति आयोग का सबसे यह महत्वपूर्ण कार्य है, राज्यों को नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी देना नीति आयोग का काम है। ठीक है, नीति आयोग का क्या काम करता है, राज्यों को भी लेकर आता है, बोलता है कि भैया हम ये योजना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी भी भागीदारी होगी। ठीक है, दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, तुम्हारे क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। तो इस पर काम करता है नीति आयोग। केंद्र और राज्यों को एक मंच पर लाता है ताकि वे मिलकर देश के विकास के लिए क्या कर सके, काम कर सके। और इसका जो मुख्य जो मोटिव है, मोटिव यानी उद्देश्य है, ठीक है, ये बोलता है नीति आयोग क्या बोलता है, मजबूत राज्य से ही मजबूत राष्ट्र बनेगा। इस सिद्धांत पर क्या करता है, ये काम करता है नीति आयोग। याद रखना, नीति आयोग किस पर काम करता है, मजबूत राज्य से ही मजबूत राष्ट्र बनेगा, इस पर यह क्या करता है, नीति आयोग काम करता है। आगे अगर हम बात करें तो थिंक टैंक और ज्ञान के केंद्र के रूप में भी काम करता है, सरकार की रणनीतिक और तकनीकी सलाह देने का काम करता है, विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि के लिए नई रिसर्च डेटा उपलब्ध कराने का काम करता है। दुनिया भर की जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी दुनिया भर में जितनी अच्छी अच्छी योजनाएं क्या है, अलग अलग देशों ने क्या है लागू की है, उसको क्या करना, भारत के संदर्भ में लागू करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ये नीति आयोग का मेन काम है। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे देश में नवाचार को यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम करता है, उद्यमिता को भी बढ़ावा देने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन इसने ही स्टार्ट किया, देश के स्कूलों और कॉलेजों में इनोवेशन को बढ़ाने का काम नीति आयोग ने किया। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप, नई तकनीकों के लिए क्या है, अनुकूल माहौल बनाना, ये भी इसका काम है। बहुत सारे इंडेक्स भी जारी करता है, बहुत सारे इंडेक्स भी जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है, याद रखना। ठीक है, एक बार क्लास सभी लोग शेयर करना। अब कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट याद रखेंगे, पहला है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स। अब ये क्या होता क्या है, तो ये होता है सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों का प्रदर्शन। कौन से ऐसे राज्य हैं जो अच्छे तरीके से क्या है अपने राज्य का क्या है विकास कर रहे हैं, उसका क्या है एक रिपोर्ट या एक इंडेक्स क्या करता है, समय समय पर जारी करता है नीति आयोग। स्वास्थ्य सूचकांक भी जारी करता है, स्वास्थ्य सेवाओं में राज्यों की रैंकिंग, कौन सा राज्य ऐसा है जिसने क्या है अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की है, उसकी रैंकिंग निकालता है। उसके बाद नवाचार सूचकांक, ठीक है, तकनीकी और शोध राज्यों में राज्यों की प्रगति, ठीक है, तकनीकी और शोध में राज्यों की प्रगति के बारे में भी क्या करता है, ये तमाम प्रकार के निर्णय लेता है। समझ में आया सभी को, एक बार बताएंगे सभी लोग, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे। समझ में आया सभी को। तो नीति आयोग सरकार के लिए क्या करता है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, फंड नहीं बांटता, ये फंड नहीं बांटता, बल्कि विकास का क्या करता है, सही रास्ता दिखाता है, बल्कि विकास का क्या है, सही रास्ता दिखाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नीति आयोग है और योजना आयोग है, इसके बारे में क्या है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आप बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। ठीक है, अब हम लोगों को पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है सॉरी माफ कीजिएगा। इस चैप्टर का क्या है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये चैप्टर का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। आइए बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जब हमारा भारत आजाद हुआ, याद रखना 1947 में, देखो एक मिनट, ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 से 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1940 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो 1940 से 50 के बीच में ही क्या है चालू हो गया था। ठीक है, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो एक जगह पर मिले, उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान बोलते हैं। ठीक है, बॉम्बे प्लान बोलते हैं, याद रखना। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। अब यहीं से शुरुआत हुई पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है, याद रखना, एक व्यक्ति का नाम याद रखना, जोसेफ स्टॉलिन। ठीक है, जोसेफ स्टॉलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में
वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया और भारत ने वहीं से क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया और भारत में उसको क्या किया, लागू करने का काम स्टार्ट कर दिया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया, एक महत्वपूर्ण क्या श्रृंखला शुरू की गई और भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली, ठीक है, सोवियत संघ से ली। सोवियत संघ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, जोसेफ स्टॉलिन। ठीक है, उन्होंने 1928 में सोवियत संघ में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं ठीक है चालू की गई और वहीं से सरकार ने क्या किया, वहीं से भारत की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया, चालू किया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? यहां तक बताएंगे सभी लोग। चलिए, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब एक एक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई वो 1951 से लेकर 1956 के बीच में चलाई गई। डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1951 से लेकर ठीक है 31 मार्च, याद रखना 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना भारत में चली। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में पंचवर्षीय योजनाएं क्यों चलाई गई, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत में आधुनिकीकरण लाने में, भारत में समृद्धि करने में और भारत में समानता लाने में। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में आर्थिक विकास पर जोर देना। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी समय हमारे देश के एक युवा अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था के.एन. राज, ने तर्क दिया कि भारत को पहले क्या करना चाहिए, 2 दशक तक यानी 20 साल तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए। ठीक है, इसी योजना के तहत संसद में। आगे अगर हम बात करें तो इसके मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे देश में कृषि क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, जिसमें बांधों सिंचाई में निवेश करना शामिल था। उदाहरण के लिए भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी पैसों का क्या हुआ, सरकार ने आवंटन किया। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो याद रखना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसने बचत बढ़ाने पर क्या किया, अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था भी हमारे देश में स्थापित हो गए और इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी कितनी थी, 2.1% और इसने प्राप्त कितना किया, 3.6%। यानी ये योजना क्या हुई, सफल रही। ये योजना क्या हुई, पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही। विकास का जो दर रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, वो 2.1% था, लेकिन क्या हुआ, इसने हासिल कितना किया, 3.6%। समझ में आया? क्लास शेयर करिएगा सभी लोग, क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था हमारे देश में तीव्र औद्योगिकरण करना और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल देना। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का ठीक है कार्य करने का जो काम था किसको सौंपा गया, पीसी महालनोबिस को सौंपा गया। इन्हीं को आर्थिक नियोजन का जनक भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, आर्थिक नियोजन में क्या है, इन्होंने सबसे ज्यादा हमारे देश में क्या किया, योगदान दिया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पीसी महालनोबिस के क्या है नेतृत्व में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसने ठीक है, इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर क्या किया, शुल्क अध्यारोपित किया, यानी टैरिफ लगाया। ठीक है, इसका जो विकास दर था कितना था, लक्ष्य 4.5% था। ठीक है, हासिल कितना हुआ, 4.27%। लगभग क्या हुआ, ये भी योजना एक तरह से मानोगे सफल रही। आगे बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार क्लास सभी लोग शेयर करिएगा। कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया, दोनों पर। राज्यों के विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए राज्यों को कि तुम भी क्या करो, थोड़े से काम लो, क्या करो, अपने राज्यों का विकास करो। उदाहरण के लिए राज्यों को ठीक है माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक है, आज भी देखो जो हमारा एजुकेशन है वो क्या है, राज्यों के हाथ में है। ठीक है, राज्य अपने पैटर्न पर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, हाँ पॉलिसीज लाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स कराते हैं। ठीक है, तो इसी पंचवर्षीय योजना के तहत राज्यों को क्या किया गया, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, यहीं से पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इस योजना का जो क्या था, विकास दर का जो लक्ष्य था 5.6% था, परंतु हासिल कितना हुआ, 2.4%। ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई।
याद रखना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, भयानक असफल रही। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, याद रखना। 1962 में अगर हम बात करें, 1962 में, तो भारत चीन युद्ध, ठीक है, भारत चीन युद्ध, ये आप याद रखना। ये पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्यों असफल रही, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ, करारा झटका लगा। फिर अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो 1965 में, ठीक है, भारत पाक का युद्ध हो गया। ठीक है, भारत ने क्या है, धोबी पछाड़ दिया, ठीक है, पाकिस्तान को। ठीक है, तो भारत पाक युद्ध हुआ। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो 1964 में हमारे क्या है, नेहरू जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि नेहरू जी क्या है, भारत चीन का जो युद्ध था उसका सदमा झेल न सके और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और 1965 में हमारे क्या है, देश के दूसरे क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, ताशकंद में। ठीक है, समझ में आया, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई। और 1965 में ही हमारे देश में, ठीक है, भयंकर सूखा पड़ा। ठीक है, सूखा पड़ा। तो यही कारण क्या हुआ, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, सफल नहीं हुई, असफल हो गई। ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश, ठीक है, लाने का क्या हुआ, एक तरह से मजबूर किया। ठीक है, तो भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना ला ही नहीं। ठीक है, 3 साल का इन्होंने क्या किया, योजना अवकाश ले लिया। ठीक है, तो एक एक साल की योजनाएं चलाई गई 1967 से, ठीक है, 1966 से 67 के बीच, 67 से 68 के बीच और 68 से 69, 3 साल तक क्या हुआ, एक एक साल की क्या हुई, योजनाएं चलाई गई। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी समय भारत में क्या हुआ, 1966 में करीबन क्या हुआ, हमारे देश में हरित क्रांति हुआ। हरित क्रांति हुआ और हरित क्रांति के जो जनक थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ, हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो काफी तेजी से क्या हुआ, डेवलप होने लगा। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिकताओं में शामिल था, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, विफल हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। कब से कब चलाई गई, अब 3 वर्षों का जो अवकाश काल था या योजना अवकाश था, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लाई गई। ठीक है, 1969 से 1974 में। ठीक है, याद रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, याद रखना। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया और इसके माध्यम से पिछली जो हमने पहले क्या जो फेलियर, ठीक है, हमने क्या झेले थे उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, गॉडगिल फॉर्मूले पर क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में स्थिरता के साथ विकास करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये योजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति ने क्या किया, कृषि को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, यानी जिस इलाके में क्या है काफी भयंकर मात्रा में सूखा पड़ा था वहां पर कार्यक्रम चलाए गए और इस योजना का जो लक्ष्य था 5.6% विकास दर हासिल करने का था, कि हासिल कितना किया, 3.6%। मतलब ये भी योजना क्या होगी, एक तरह से मानोगे विफल रही, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या है, गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, याद रखना। तो इसने पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, रोजगार बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन करना। पर इस पर क्या था, मेन फोकस था पंचवर्षीय योजनाओं का। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में रोजगार बढ़ाना और गरीबी को खत्म करना ये था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और क्या है पर्यवेक्षण क्षेत्र में क्या है प्रवेश कर सके, यानी बिजली उत्पादन में क्या है भारत सरकार आ सके, भारत सरकार उसका उत्पादन करके लोगों तक क्या है बिजली पहुंचा सके। ठीक है, पहले आप लोग को पता होगा कि इस समय क्या है हमारे देश के अधिकांश जो गांव थे, करीबन 70 से 80% गांव थे, वहां पे बिजली नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में क्या किया, संशोधन किया और फिर बिजली उत्पादन में क्या हुआ, खुद भारत सरकार कूदी और भारत सरकार ने फिर क्या किया, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का प्रयास किया। आगे अगर हम बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। ठीक है, एनएनपी डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था।
था, ठीक है। तो जो न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम था ये डीपी धर द्वारा चालू किया गया था, पहले वर्ष ही ये के स्टार्ट कर दिया गया था। आगे अगर हम बात करें तो लक्षित विकास दर कितना था 4.4%, हासिल कितना हुआ 4.8%, यानी ये योजना बिल्कुल ही क्या हुई सफल रही, याद रखना ये योजना सफल रही, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है, 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है, याद रखना। और इस पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले ही बंद कर दिया जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चलती है, ठीक है, एक साल पहले ही इसको बंद कर दिया जाता है। कारण क्या होता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार क्या है गिर जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई क्या बनते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार के इस योजना को क्या करते हैं खारिज करते हैं और उसके जगह पर लाते हैं रोलिंग प्लान, उसके जगह पे क्या लाते हैं रोलिंग प्लान लाते हैं, याद रखना रोलिंग प्लान लाते हैं, ठीक है। तो यह अस्थिरता का दौर था, भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था, ठीक है, और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करने की पेशकश की गई थी परंतु हुई नहीं थी। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी फिर से क्या है सरकार में आती है, यानी फिर से प्रधानमंत्री होती है, जनता पार्टी टिक नहीं पाती, 2 साल ही क्या है शासन चलाती है। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी क्या है एक आयरन लेडी के रूप में क्या है हमारे देश में उभरती हैं और उन्होंने क्या है रोलिंग प्लान को क्या है उन्होंने रद्द किया और उसके जगह पर नई क्या है छठी पंचवर्षीय योजना चालू की गई। तो वही लिखा हुआ है कि 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया जाता है, किसको रोलिंग प्लान को, ठीक है, जो 2 साल तक क्या है जनता पार्टी सरकार ने चलाया था, ठीक है। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना था जिसमें योजनाओं को प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाए। रोलिंग प्लान क्यों लाया गया था, ताकि जितनी भी पंचवर्षीय योजना पहले चलाई गई हैं उनका मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जा सके और इस पूरी योजना में आवंटन लक्ष्य दोनों को क्या है अपडेट किया जा सके, इसीलिए क्या है जनता पार्टी ने क्या किया था हमारे देश में रोलिंग प्लान लाया था। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्लास सभी लोग शेयर करिएगा। अगर हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई, ठीक है, 1980 और 1985 के बीच में, ठीक है। इसे नेहरूवादी समाजवाद का क्या था अंत माना जाता था, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन जैसे भी कार्यक्रम क्या हुए यहां पर चलाए गए थे। आगे अगर हम बात करें तो सीयू रमन समिति ने इसी समय हमारे देश का एक बहुत बड़ा बैंक जिसका नाम याद रखेंगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, याद रखना, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे देश में नाबार्ड की स्थापना हुई, याद रखना। इसका जो लक्षित विकास दर कितना था 5.2%, हासिल कितना हुआ 5.7%। ये योजना भी क्या हुई बहुत ही अच्छे तरीके से सफल रही। आगे बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना, क्लास सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से आधुनिक उत्पादन के स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया, अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना इस योजना का क्या था मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया और इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना ने इसने 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका जो विकास दर कितना था 5% था, हासिल कितना हुआ 6%, यानी ये भी योजना क्या हुई सफल रही, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसी के बाद फिर से पंचवर्षीय योजनाओं को रोका गया और वार्षिक योजनाएं 2 साल तक चलाई गई। कारण क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी, भारत में महंगाई बढ़ रहा था और कहा जाता है कि भारत में केवल 15 दिनों का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो क्या था भारत के पास था। तो कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजनाएं क्या है रोक दी गई, 2 साल तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1990 से 92 तक। आगे अगर हम बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद के वर्षों में 1990, 91 और 91, 92 में वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया है। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी, भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, ठीक है। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत में क्या हुआ उदारीकरण किया गया।
निजीकरण किया गया और वैश्वीकरण किया गया, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं। तो भारत में क्या हुआ 1990-91 के दशक में, ठीक है, 90 और 91 में क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद, ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, 92 में 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, 92 में 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई, याद रखेंगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। इसी समय 1 जनवरी 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का क्या हुआ, सदस्य बन गया। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना और पर्यटन का प्रबंध करना और मानव संसाधन विकास पर ध्यान क्या करना, केंद्रित करना 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, उद्देश्य था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके बाद, इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर निगम पालिकाओं को शामिल करने पर क्या किया, जोर दिया। लक्षित जो दर था 5.6% था, हासिल कितना हुआ, 6.8%, यानी ये भी योजना क्या हुई, सफल रही, याद रखना, ये भी योजना सफल रही। आगे बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक चलाई गई, 1997 से लेकर 2002 के बीच चली। इसी समय क्या हुआ, भारत ने परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, शोधन भी किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद पर क्या किया, नेतृत्व पर इस योजना को क्या किया, आरंभ किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को संयुक्त रूप से लाने का प्रयास किया कि आर्थिक अगर विकास करना है तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को मिलकर काम करना है। ये योजना ने क्या किया, ये इस पर ज्यादा ध्यान दिया। तीव्र विकास करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करना, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, 9वीं वाले का, याद रखना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, यानी हमारे देश के क्या है, जो वंचित वर्ग है उसको मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर क्या है, विकसित करना, यानी आत्मनिर्भरता विकसित करना और देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना, ये सारा क्या हुआ, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना शामिल था, ठीक है। लक्षित विकास दर कितना था, 7.1%, हासिल कितना हुआ, 6.8%, यानी योजना ठीक ठाक सफल रही, ठीक है। आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना की विशेषताओं में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था, ठीक है। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर लक्ष्य रखा था, ठीक है, यानी हमारा देश क्या हो, 8% जीडीपी विकास दर से बढ़े, ये क्या था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों को, ठीक है, 80 मिलियन लोगों को ढेर सारा रोजगार देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा, ठीक है, और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने का प्रयास किया ताकि लैंगिक अंतराल क्या हो सके, पुरुष और स्त्री के बीच कम हो सके। विकास दर कितना था, 8.1%, हासिल कितना हुआ, 7.6%, यानी ये योजना भी सफल नहीं रही। फिर बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक चलाई गई, 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना, कि हर एक भारत का जो नागरिक है, बच्चा है, वो उच्च शिक्षा हासिल कर सके, तो उसमें नामांकन बढ़ाना। दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी और संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने और अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे देश में प्रस्तुत किया गया, राइट टू एजुकेशन, और 2010 में इसको क्या हुआ, लागू किया गया। और आज क्या है, हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इस योजना का क्या था, मेन लक्ष्य था, ठीक है। आगे बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता लाना भी था, लैंगिक असमानताओं को कम करना था। इसकी जो रूपरेखा है, याद रखना, श्री रंगराजन ने की, ठीक है, श्री रंगराजन ने, याद रखना, ठीक है। इसने वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया इस योजना ने। लक्षित दर कितना था, 9%, हासिल कितना हुआ, 8%, ठीक है। आगे बात करते हैं 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इस योजना की विषय वस्तु क्या था,
तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास पर बल देना था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा तक सबकी पहुंच को क्या है, सुधार करना यह था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर सृजित करना ये योजना का उद्देश्य था। आगे बात करें तो लक्षित दर कितना था, 9%। ठीक है, 9%। और वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना की 8% दर क्या हुई की मंजूरी दी। समझ में आया। और इसके बाद क्या हुआ, फिर 13 अगस्त को क्या हुआ, योजना आयोग क्या हुआ, बंद हुआ 2014 में। ठीक है, 2014 में। और इसी के साथ क्या क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं भी बंद हुई और उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया। समझ में आया। ठीक है, समझ में आया सभी को, बताएंगे। तो यहां तक क्या है, ये चैप्टर था। अब हम लोग क्या करेंगे, कल मिलेंगे, कल इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जहां हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। 1950 से लेकर 1990 के दशक के बीच, ठीक है, दशक के बीच हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसे परफॉर्म कर रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, अगर क्लास समझ में आया तो क्लास को लाइक करिएगा, ढेर सारी मात्रा में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत,